हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आपने न्यूज सुनी होगी कि भारत सरकार ने बुधवार को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। तो अब देखिए, हम आपको 4 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, 4 साल से हम आपको अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे में एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक्सपायरेंट होता है लाइक एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, तो उनके मन में एनआरए और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेके बहुत सारे प्रश्न मन में उनके उमड़ चुके हैं। उन सभी प्रश्नों को मैं सिर्फ इस सिंगल वीडियो से क्लियर करने वाला हूं। जो एक एस्पायरेंट्स के मन में प्रश्न उठ सकते हैं वो मैंने सारे जो है उनको एनालाइज किया है और उन सभी के प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले करंट की न्यूज जो आपको पता है कि केंद्र सरकार ने बुधवार को ऐलान कर दिया है कि हमारे देश में एक देश और एक भर्ती परीक्षा को मंजूरी दे दी है, यानी कि भारत में अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी। इसका क्या काम होगा वो मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो चलिए अब हम आपके क्वेश्चन लेना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि एनआरए क्या है। आपके मन में प्रश्न होगा कि एनआरए क्या है। एनआरए की फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब ये क्या है, देखिए अभी फिलहाल हमारे देश में मैं बात करूं ग्रुप बी और सी में, खासकर रेलवे और सीजीएल में, ठीक है। तो सीजीएल के पेपर कौन लेता है, एसएससी लेता है। रेलवे के आरआरबी लेता है और उसी तरह बैंकिंग सेक्टर है जो आपका, उसके कौन लेता है पेपर, आईबीपीएस। तो ये तीनों रिक्रूटमेंट एजेंसियां अपने अपने जो है प्री पेपर लेती हैं। जो टायर 1 का पेपर होते हैं, अलग अपनी अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी अलग अलग पेपर लेती हैं। तो अब इन तीनों रिक्रूटमेंट एजेंसियों को क्या कर दिया जाएगा, एनआरए में मर्ज कर दिया जाएगा। मतलब क्या होगा कि अब जो आरआरबी, आईबीपीएस, एसएससी अपना टायर 1 एग्जाम लेते थे, अब ये नहीं लेंगे। इसको कौन लेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एनआरए के तहत कौन कौन सी परीक्षाएं कराई जाएंगी, ये बात इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से ग्रुप के लिए परीक्षा होगी ये भी समझ लीजिए। देखिए, जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जिसको हम एसएससी बोलते हैं, हमारा रेलवे भर्ती बोर्ड है जिसको हम आरआरबी बोलते हैं, और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल जिसको हम आईबीपीएस बोलते हैं। अब ये क्या होगा, ये एनआरए के तहत आ जाएंगे। और ये क्या करेंगे, जो एनआरए होगा, ये जो एक अब इनको टायर 1 जो होता है एग्जाम हम देते हैं, हमें आरआरबी का अलग देना पड़ता है, एसएससी का अलग देना पड़ता है, आईबीपीएस का अलग देना पड़ता है। तो एनआरए अब क्या करेगा, एनआरए सिंगल एक पेपर रख देगा टायर 1 का। ठीक है, अब आपको टायर 1 एग्जाम की सिर्फ एक बार तैयारी करनी होगी और सीधा फिर आप जो है अपने नंबरों के आधार पर इन परीक्षाओं में जब भी बैठोगे, आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस की, तो आप सीधा जो है टायर 2 की परीक्षा दे पाओगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रुप के लिए जो है एनआरए जो है आपका एग्जाम लेगा। तो समझिए, आप जानते हैं ये जो आपकी आरआरबी और एसएससी है, आईबीपीएस है, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए रिक्रूटमेंट करवाती है। तो इनके एग्जाम अब कौन लेगा, टायर 1 का एग्जाम कौन लेगा। फिर मैं आपको बार बार मेंशन कर रहा हूं, टायर 1 टायर 1 टायर 1। तो टायर 1 का एग्जाम कौन लेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या राज्यों की एजेंसियों के अंतर्गत होने वाली परीक्षाएं भी इसमें शामिल हैं। एक चीज समझ लीजिए आप, फिलहाल तो एनआरए में 3 एजेंसियों को शामिल किया गया है। अभी मैंने आपको बताया एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस। हाँ, आने वाले समय में राज्य के ऊपर चॉइस है, यदि वो चाहे तो इस परीक्षा का हिस्सा बन सकता है। यदि वो चाहे तो अपने यहाँ पे, यानी कि राज्य में जो भी आप परीक्षाएं देते हो, तो उनके टायर 1 को यदि राज्य सरकार नहीं करवाना चाहती और वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर को मानती है, तो ऐसे में वो आपकी राज्य सरकार के ऊपर है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि एनआरए की सीईटी परीक्षा के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, इसका सिलेबस क्या होगा। अब ये चीज समझ लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। सिलेबस वर्ड आगे तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एलिजिबिलिटी, आपकी योग्यता क्या है वो भी समझ लीजिए। जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, पहली बात यहां क्लियर कर दे रहा हूं, वो 3 लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। पहला लेवल होगा ग्रेजुएशन लेवल का, दूसरा होगा आपका 12वीं लेवल का, और तीसरा होगा आपका 10वीं लेवल का। तो 3 लेवल पे जो है आपका ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एनआरए कंडक्ट करवाएगी। ओके, समझ में आ गया। अब परीक्षा के सिलेबस की बात करें। परीक्षा का जो आपका सिलेबस होगा इसमें, वो 10वीं से 12वीं तक और ग्रेजुएशन तक का जो होता है, मतलब कि एक लेवल हम बोलते हैं ना कि इस लेवल तक का चीजें हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं।
तो 10वीं 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन स्तर तक की जो आपसे जो है सिलेबस की चीजें पूछी जा सकती है। और दूसरा, अब बात कर रहे होंगे कि अभी हम जो टायर 1 की परीक्षाएं देते हैं उसमें क्या होता है, जनरल स्टडी होती है, इंग्लिश होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है आपका, ठीक है। तो ये जो आपकी एनआरए की जो परीक्षा होगी इसको में सेम यही सिलेबस रखा जाएगा। आप ये डरिए मत कि आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब भी जैसे आप टायर 1 एग्जाम दे रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट का, बस इसमें थोड़ा सा क्या चेंजेस मेरे हिसाब से मेरे को देखने को मिलेगा, इसमें आपको थोड़ा सा पेपर के लेवल, ठीक है, और जो क्वेश्चंस एसएससी आईबीपीएस के प्री में आते थे अब उसको थोड़े से वेरिएशन हो जाएंगे, क्योंकि जो टायर 1 का एग्जाम अब होगा वो आईबीपीएस के लिए भी होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ग्रेजुएशन लेवल पे आपको जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसके प्रश्नों के जो एक स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा सा आपको उठा हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि जो सिलेबस है वो आपका सेम ही रहेगा। जो आप क्वांट पढ़ रहे हैं आसानी से पढ़िए, जीएस पढ़ रहे हैं पढ़िए, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं पढ़िए, रीजनिंग पढ़ रहे हैं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा सिलेबस ही आपका इसमें होगा, अलग से आपको कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे हम बढ़ते हैं। क्या राज्य की एजेंसियों के अंतर्गत होने वाली परीक्षाएं भी इसमें शामिल हैं? मैं आपको बता रहा था कि अभी तो फिलहाल में हमारा कि जो प्रेजेंट में 3 एजेंसियां हैं उनका होगा, और आगे ये आपकी जो है राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि यदि वो अपने यहाँ पे इस स्कोर को कंसिडर करके रिक्रूटमेंट करती हैं तो मोस्ट वेलकम है। आगे हम बढ़ते हैं। सीईटी परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करना होगा, परीक्षा केंद्र कैसे तय किए जाएंगे? अब यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए अभी तो एनआरए का गठन हो गया आपका, ठीक है, तो इसके लिए सरकार अब क्या करेगी, तो सरकार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगेगी। आपको एक पोर्टल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस पोर्टल पे आपको जैसे आप अन्य परीक्षाओं का रजिस्ट्रेशन करते हैं प्री रजिस्ट्रेशन आपको वहां पे करना होगा। रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड जो भी आपका आएगा वो आपको संभाल के रखना होगा, ठीक है। सो अब आपको सरकार फिर क्या करेगी, सरकार 117 से ज्यादा जिलों के अंदर देश में 117 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जिसमें सरकार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए सेंटर बनाएगी। यानी कि वो सेंटर आप देख सकते हो, जो आपके हिसाब लगा लीजिए कि अब आपको जो है परीक्षा देने के लिए आपके घर से बहुत ज्यादा दूर आपको नहीं जाना पड़ेगा, खासकर से जो हमारी वुमेन्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए तो बहुत एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का। दूसरी बात, इससे क्या होगा, आपको जो सेंटर प्रोवाइड किए जाएंगे ऑनलाइन, जब आपसे ये आवेदन भरवाया जाएगा उसी समय आपसे 3 चॉइस मांग ली जाएंगी, जैसा आप हमें भी चॉइस भरते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसा जो है जैसा सेंटर वैसे ही जैसे हम नॉर्मल परीक्षा भरते हैं यार, कोई भी आवेदन करते हैं आरआरबी आईबीपीएस सेंटर सब में मांगता है, तो इसी तरह आपसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी सेंटर मांगेगा, जो सरकार सेंटर बनाने जा रही है 117 जिलों। और ये आगे बढ़ते हैं इसमें, सीईटी परीक्षा कितनी भाषाओं में होगी, यह परीक्षा साल में कितनी बार होगी, इसमें अनुवेदन के लिए क्या आयु सीमा चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक साल में कितनी बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, समझ लीजिए। सो एक साल में 2 बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा, आपकी जो परीक्षा है कितनी भाषाओं में होगी? आप जानते हैं कि जो रेलवे का पेपर होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज में रेलवे का पेपर होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपका 12 भाषाओं में होगा, देश की 12 भाषाओं में आप इस पेपर को दे सकोगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी है, ठीक है। न्यूनतम आयु यहाँ पे समझिए आप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेस्ट क्या हो रहा है अभी फिलहाल, जैसे इसका गठन हो रहा है तो आगे आगे चल के क्या होगा, जैसे जो बच्चे पब्लिक सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपना रिक्रूटमेंट टेस्ट लेती हैं, तो वो क्या होते हैं वहां पे भी आप जाओगे आपने दिए होंगे बड़ी बड़ी कंपनी के रिक्रूटमेंट टेस्ट, वही कॉमन इंग्लिश आपका, वही कॉमन रीजनिंग, वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी वो पूछते हैं। तो अब उन्होंने क्या डिसाइड किया है प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने, भाई हम तो अब जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसका स्कोर आपका मानेंगे, तो ये अब जो प्राइवेट सेक्टर के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, पब्लिक सेक्टर के लिए जो बंदे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो सारी चीजों को सरकार ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, सरकार ने इस पेपर की जो मिनिमम आयु थी उसको 18 वर्ष रख दिया, ठीक है। हाँ, ये भी आप समझ लीजिए, लेकिन क्या सरकार अब इसमें कोई आरक्षण जो आपको एज में आरक्षण मिलता है लाइक ओबीसी एससी एसटी का, तो क्या आपको आयु सीमा में आरक्षण मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब है हाँ, आपको मिलेगा।
जो भी आपको SC ST OBC और अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को जो भी आरक्षण सरकार देती है आयु सीमा में, वो आरक्षण आपको इस पेपर में दिया जाएगा, वो आपको डरने की बात नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। क्या इस एजेंसी द्वारा कराई जाने वाली CET परीक्षा पास करते ही नौकरी पक्की हो जाएगी? ये चीज समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 3 एजेंसी की बात कर रहा हूँ, किसकी? SSC, IBPS और रेलवे की। तो तीनों एजेंसियों में क्या कह रही हैं ये कि ये आपका टायर 1 एग्जाम है, तो ये मत सोचिए आपने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपके हाथ में नौकरी आ गई, भूल जाइए, ऐसा नहीं है भाई मेरे। तो इससे क्या होगा, टायर 1 एग्जाम आपने पास कर लिया, आपके नंबर आ गए, और ये टायर 1 का स्कोर आपका आने वाले 3 साल के लिए वैलिड होगा। अब इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं? इसको आप यूज कर सकते हैं कि जब भी अपना SSC नोटिफिकेशन निकालेगा तो आप अपने इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर के आधार पर डायरेक्ट SSC के टायर 2 की परीक्षा दे सकते हो, और डायरेक्ट आप IBPS की परीक्षा दे सकते हो मेंस की, और डायरेक्ट आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो RRB के पेपर होते हैं, ठीक है, सेकंड पेपर होता है, तो उसको दे सकते हैं। तो आपका जो ये नंबर होंगे, फिलहाल ये मेरिट लिस्ट में तो नहीं जुड़ेंगे, यहाँ पे आप समझ लीजिए, क्योंकि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। तो जो नंबर आपके जुड़ेंगे वो आपके मेंस एग्जाम जो आप दोगे, टायर 2 SSC का दोगे, टायर 2 जो आप देगो इसका IBPS का दोगे, और सेकंड एग्जाम आप उसका दोगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, उन्हीं नंबरों के आधार पे आपकी रिक्रूटमेंट होगी। ये तो बस आपकी स्क्रीनिंग करने के लिए है। आपने मान लीजिए 200 नंबर का टेस्ट है, 150 स्कोर आपने कर रखा है, तो मान लीजिए उसके अगले साल जो है SSC नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऐसे स्टूडेंट जिनके 140 या 140 से ऊपर मार्क्स हैं, वो सीधा SSC के टायर 2 की परीक्षा दे सकते हैं। तो अब आपके कितने मार्क्स हैं? 150। तो अब आपको टायर 1 की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, टायर 1 आपका पहले से पिछले साल ही क्लियर हो गया था। अब आप टायर 2 को सीधा तैयारी कीजिए और सीधा टायर 2 में जाके बैठना है। तो टायर 1 की परीक्षा की बार बार तैयारी करना, और भी अलग अलग एजेंसी की, ये बोझ जो हमारे ऊपर था, बोझ जो कम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स के ऊपर था, वो सारा उतरने वाला है, उतर ही गया है, आप ऐसे समझिए इसको, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं, और क्या हमें इस परीक्षा को पास करने नौकरी मिल जाएगी? मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी भारत में ऐसी हैं, सरकार में ऐसी हैं, जो ये कह रही हैं कि हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को काउंट करेंगे, उसके स्कोर को, प्लस हम आपसे कोई मेंस का पेपर नहीं लेंगे, हम आपकी जो रिक्रूटमेंट फाइनल रिक्रूटमेंट होगी वो हम आपके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो स्कोर होगा उसकी मेरिट लिस्ट वो निकाल देंगे। भाई इतने, मान लीजिए कोई भी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ठीक है, तो उसने क्लर्क की पोस्ट निकाल ली, कोई सभी भारत में बहुत सारी सरकारी हैं, एजेंसियां हैं, तो वो बोलेगी भाई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले स्टूडेंट जिनके मार्क्स 150 या 150 से ऊपर हैं वो सारे इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। सब आपकी फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी, फिर आपका मेडिकल किया जाएगा, और आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी, और आपको नौकरी मिल जाएगी। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब वो पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट एजेंसी चाहेगी परीक्षा न लेना, और चाहेगी कि आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्कोर ही काउंट कर लिया जाए। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे में कुछ जो सरकारी एजेंसियां हैं हमारे देश के अंदर, उन्होंने अपनी रुचि दिखाई है कि हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को ही काउंट करेंगे फाइनल रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो अगर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बेस पे आपकी फाइनल रिक्रूटमेंट होती है तो बस फिर आपका क्या होगा? मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है, और पुलिस वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके आधार पर आपको डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी। तो ये तो आने वाले समय में देखेंगे कि भारत की कौन कौन सी सरकारी एजेंसियां ऐसा चाहती हैं। आगे बढ़ते हैं। सरकारी नौकरी के लिए चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी? मैं आपको अभी बता रहा था ना आपको कि आपका ये जो पेपर है मेरे भाई, ये स्क्रीनिंग के लिए है, ठीक है। आपने एक बार परीक्षा दे ली, आपके नंबर आ गए, अगले 3 साल तक वैलिड रहेंगे। IBPS अगला एग्जाम निकालता है अपना, कोई रिक्रूटमेंट लेके आता है IBPS, तो अगर आपका SSC रिक्रूटमेंट लेके आती है, रेलवे रिक्रूटमेंट लेके आती है, तो आपके एक स्लैब रख देगी नंबर की कि इतने से ज़्यादा, इतने या इससे ज़्यादा नंबर जिस स्टूडेंट के हैं वो टायर 2 की परीक्षा मेरी एजेंसी में दे सकते हैं, जो वो एजेंसी खुद कंडक्ट करवाएगी। यहाँ तक क्लियर? फिर उसके बाद वही, फिर आपका जब आपका क्लियर हो जाएगा टायर 2, फिर उसके बाद वही आपका मेडिकल, इंटरव्यू, फिजिकल, जो भी उस रिक्रूटमेंट एजेंसी की उस समय में इंपॉर्टेंट गाइडलाइन होगी रिक्रूटमेंट करने के लिए, उसको पूरा करने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या इससे जल्द नौकरी मिलने से मदद मिलेगी? केंद्र सरकार ने इसके लिए क्या बजट रखा है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, सोचिए ना यार, अब 3 एजेंसियां अलग अलग अपना टायर 1 का एग्जाम ले रही हैं, सोचिए, एक बार सोचिए आप। और आपने देखा होगा SSC की तो इतनी बुरी हालत है, टायर 1 का एग्जाम कई शिफ्टों को तो कैंसिल हो जाता है, किसी पे कोर्ट केस चल जाता है। 2019 की भर्ती है, एग्जाम उसका टायर 1 का हो रहा है 2020 के दिसंबर में जाके, नवंबर में जाके, तो सोचिए कितनी देरी है। लेकिन अब क्या होगा,
सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, एक बार आपको पास करना है, 3 साल के लिए आराम से बैठ जाना है उसमें अच्छे नंबर लेके। हाँ, आपको लगता है आपके कम नंबर हैं तो आप कितनी भी बार एग्जाम दे सकते हैं। ये मैं आपको चीज क्लियर कर देता हूं कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आप कितनी भी बार दे सकते हैं, हर साल दे सकते हैं, साल में 2 बार दे सकते हैं। जब तक आपको नहीं लगता कि आपके हाईएस्ट नंबर हैं तब तक आप उस एग्जाम को दे सकते हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को दे सकते हैं। ये आप बात याद रख लीजिए, ठीक है। सो अब आपने देखिए एसएससी के पास पहले एसएससी को टायर 1 नहीं करवाना, रेलवे को टायर 1 नहीं करवाना, आईबीपीएस को टायर 1 नहीं करवाना, यानी कि जब रिक्रूटमेंट आएगी सीधा आपका टायर 2 की डेट आएगी और टायर 2 के ही एडमिट कार्ड आएंगे। तो सोचिए कितने तो महीने बच गए। टायर 1 का जो आपका प्रोसीजर होता था 2 महीने, आपके 3 महीने तो टायर 1 के एग्जाम में लग जाते थे प्रोसीजर में, फिर रिजल्ट आता था, फिर वो नंबर निकालते थे, फिर आपका टायर 2 का एडमिट कार्ड आता, तो 2-3 महीने आपके बच गए ना। और ये अगले अगले 3 साल तक बचेंगे, यानी कि आपका जो स्कोर है 3 साल चलेगा। मेरी बात समझे? तो आपको बार बार टायर 1 की अब तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए आपको जल्दी सरकारी नौकरी भी मिलेगी अब, क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसी की रिक्रूटमेंट प्रक्रिया फास्ट हो जाएगी भाई, सिंपल सी बात है। और हाँ, अब सरकार ने इसके लिए क्या बजट रखा है, तो जो हमारी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, सरकार ने उसके लिए जो बजट रखा है वो है 1517.57 करोड़ रुपए का। देखिए, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब जो मैंने इस वीडियो में आपको दे दिए हैं। इसके अलावा यदि कोई आपका सवाल रह गया है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। खासकर से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से लेकर जितने भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे सभी का जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये जो न्यूज़ है, ये आपके भविष्य से जुड़ी है और आपके भविष्य की हम चिंता करते हैं, इसलिए आपके हर एक सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे यदि आप कमेंट करके हमसे पूछते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।